बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने आपको दो टाइप के बायोटेक्नोलॉजी बताए थे, अगर याद हो। एक एंशियंट था, ट्रेडिशन वाला, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात की। एंशियंट वाला क्या था, बेसिकली इट वाज फोकसिंग ऑन ऑल बैक्टीरियाज एंड ऑल, उसको यूज करने पे। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी था वो ज्यादा करके जीन पे फोकस कर रहा था, ठीक है। यस सर। हाँ, तो लॉजिकली बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, वो किस इंडस्ट्रियल स्केल पे डील करता है। अब का जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, पूरा अलग है। अब का बायोटेक्नोलॉजी इज मोस्टली फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो जैसे आप इंडस्ट्रियल स्केल की बात कर देते हो ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंडस्ट्री लेवल पे बनाई जाती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ठीक है। सो जितने भी फार्मा कंपनी होती है, फार्मा इंडस्ट्रीज, उसमें इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। या जितने भी जीएमओ है, जीएमओ याद है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब चाहे इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हो, या कोई भी हो, ठीक है। इवन इट इज यूज फॉर नाउ मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, क्योंकि बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे ये सारी चीजें काउंट होती हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज तुमने पढ़ा होगा, बायो रेमेडिएशन वगैरह, ठीक है। बायो रेमेडिएशन में इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज बायो रेमेडिएशन, एनी आइडिया? जैसे एल्गल ब्लूम वगैरह नहीं हो जाता, तो बायोटेक्नोलॉजीज हम ऐसे ऐसे बैक्टीरिया डिजाइन कर रहे हैं जो एल्गल ब्लूम होने ही ना दें। हमने ऐसे ऐसे माइक्रोब्स डिजाइन किए हैं जो वेस्ट ट्रीटमेंट के काम में आ जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इनका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड इवन दे आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जत्रोपा का नाम सुना है तुमने? हाँ जत्रोपा सर। एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजिकल से ही डिजाइंड प्लांट है जो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा बायोफ्यूल के लिए काम आ रहा है। बायोफ्यूल मतलब पेट्रोल तो अगर खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, सारे फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेट ऑप्शन जो अपने पास रहेगा वो जत्रोपा रहेगा। तो वो लोग अलग अलग बायोफ्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रियल स्केल पे ये सारी चीजें हो रही हैं, नो डाउट। लेकिन इनका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोटेक्नोलॉजी किया जा रहा है, ये सारे ब्रांचेस जहाँ पे एप्लीकेबल है, बट इनका सबसे पहला रोल क्या है मालूम है? सबसे पहला रोल ये है कि प्रोवाइडिंग, सबसे पहला रोल क्या हो जाता है, तो सबसे पहला मेन जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होता है, इट्स लाइक प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। क्योंकि अगर आपके पास बेस्ट कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स। जितना ज्यादा आप बेटर क्वालिटी के ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हो इन फॉर्म ऑफ, अरे क्या डबल बार लिख रहा हूँ मैं, कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जहां तक हो सके बेटर क्वालिटीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। हम सब लोगों ने बीटी क्रॉप्स पढ़ा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन वो बीटी क्रॉप्स जो है हमें स्प्रे करना पड़ता है। कुछ ऐसा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो कि प्लांट के अंदर ही वो जीन आ जाए, समझ रहे हो? प्लांट खुद यस जो सर। है वो बीटी टॉक्सिन बनाने लगे। तो वो सारी चीजें जो है एप्लीकेशन में हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वी हैव टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इफ यू वांट एनी बैक्टीरिया टू वर्क, अगर आप चाहते हो कोई बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट दे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको ऑप्टिमल कंडीशन देना, चाहे पीएच हो, चाहे टेम्परेचर हो, कुछ भी हो। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ जो है प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। अब एक किसकी वजह से हो पाएगा? सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल थ्रू इंजीनियरिंग, ठीक है, थ्रू इंजीनियरिंग। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जो कैटलिस्ट आपने बनाया है वो कैटलिस्ट अच्छे से काम करे, ठीक है, तब आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। सो फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है, अगर आप चाहते हो कैटलिस्ट काम करे तो आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। याद है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या था? याद है कि नहीं याद है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने पढ़ा था लास्ट में, पूरा जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें, सो टू प्यूरिफाई एंड
ऑब्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को डिजाइन किया गया है। और सबसे पहला जो फैक्टर है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के पास जो है, जब आप बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हो तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की, बताओ। व्हाट आर द बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथ। तो आपने सबसे पहला फूड बोला ना, मतलब एक बार इंसान कपड़ा ना पहने चल जाएगा, लेकिन खाना तो जरूरी है। खाने के बाद जो जरूरी है वो है कपड़ा। घर नहीं रहेगा चल जाएगा, पर कपड़ा तो जरूरी है। और लास्ट में उसको शेल्टर चाहिए। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो है एप्लीकेशन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, ताकि हर एक फार्मर को बेटर वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स मिल सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट दे पाए। और जितना जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस पॉपुलेशन को भी रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू यूज शॉर्टकट ट्रिक्स। कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाहिए तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास फूड बढ़ाने के। तो एग्रीकल्चर का मेन पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना ये एग्रीकल्चर का मेन पर्पस है। लेकिन आप तीन तरीके मैं आपको बता देता हूँ, तीन में से कोई कौन सा तरीका आप चुनना पसंद करोगे वो आप बताओ। पहला तरीका क्या? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे आप कह देते हो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर हम जो है किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नेचुरल नहीं है। यू आर यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, उन सारी चीजों का यूज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करो। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें नेचुरल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं किया जाता। अच्छा, तीसरा जो होता है वो क्या है? तो वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो अब बताओ इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? और यही चीजें हमें पढ़नी है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा हमारे पास आउटपुट आ रहा है। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सबने पढ़ा हुआ है कहीं। नेम इज नॉर्मन ई बॉरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बॉरलॉग, ये जो है ये बंदा, ये फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो आया था जापान वगैरह में, जो राइस और व्हीट की वैरायटीज बनाई गई थी ना, तो ये बंदे ने बनाया था। अच्छा, इंडिया में जो है नो डाउट इंडिया के लिए कौन है? एम एस स्वामीनाथन। सो एम एस स्वामीनाथन जो है, दिस ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन कहां पर? खाली इंडिया में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया? तब हम जो है नाम ले लेते हैं एम एस स्वामीनाथन का। आई होप दिस मेक थिंग्स क्लियर। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था मालूम है? ट्रिपलिंग इफेक्ट लाया था। ठीक है, मतलब उससे क्या किया, जहां पे 1 किलो राइस ग्रो होती थी ना, वहां पे वो 3-3 किलो ग्रो करवा लेते थे। मतलब बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। सोचो, इसने बहुत ज्यादा फूड सप्लाई किया, लेकिन वो सिर्फ किस पे फोकस करते रह गया? क्रॉप्स के ग्रोथ पर। ठीक है, क्रॉप्स की वैरायटी पर। लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जिस पे ग्रो हो रहा है। मतलब क्या हो गया? सॉइल, न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खाली मॉडर्न मॉडर्न वैरायटीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यील्ड तो बढ़ा, नो डाउट, क्योंकि आपने इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज का इस्तेमाल किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज करने से एक लंबे समय पे वहां की सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। प्लस जो एग्रोकेमिकल टेक्निक होती है, वो एग्रोकेमिकल टेक्निक भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। और एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होता है? ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए टेक्निक, ठीक है, इफ दैट टेक्निक इज एक्सपेंसिव, तो लॉजिकली वो ये होगा कि आप जितना पैसा लगा रहे हो, अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको आ रहा है, बट नेचर जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा था, वो क्या था? इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अब आप क्रॉप यील्ड को तो बढ़ा रहे हो तो सही बात है, और आपका क्रॉप यील्ड बढ़ेगा भी। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने इम्प्रूव्ड वैरायटीज को यूज किया हुआ है। लेकिन वो जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज जिस फार्म पे ग्रो हो रहा है, जिस लैंड पे ग्रो हो रहा है, वहां पर जो है
बेसिकली कितना सॉइल लगेगा, कितना फर्टिलाइजर्स होंगे, कितने पेस्टिसाइड्स होंगे, उसका ध्यान ग्रीन रिवॉल्यूशन ने नहीं रखा। एज अ रिजल्ट कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s और 90s 80s के बीच में ना बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, लेकिन उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उन्होंने कुछ ऑल्टरनेट सोचने की कोशिश की कि नो डाउट क्रॉप यील्ड बढ़ा रहा है, वैरायटीज बढ़ा रहा है, सब ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत ही क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। जैसे मैंगो होता है, मैंगो में देखो अल्फोंसो मैंगो को ग्रो करने का तरीका अलग है, उसको ग्राफ्टिंग से ग्रो किया जाता है। अगर वो ग्राफ्टिंग से ग्रो हो रहा है तो उसका कॉस्ट भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऑल्टरनेटिव ढूंढो, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ चलो, ठीक है, नो डाउट, बट देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेटिव पाथ। तो ऑल्टरनेटिव पाथ की उन्होंने क्या बोले मालूम है? लेट्स अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स। क्योंकि अगर आप किसी भी प्लांट का जेनेटिक्स समझ गए, जीन लेवल समझ गया, तो आप उसको जहां चाहो वहां अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समवेयर और दी अदर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स, और इस वजह से जेनेटिक्स जब समझ में आ गया ना, तो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आया। और ये जेनेटिक्स जब हम समझ लिया तो हमने दो चीजों पे फोकस की। सबसे पहला क्या मालूम है? सबसे पहला था मिनिमाइज द यूज ऑफ क्या, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। Chemical. हाँ, बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो। दूसरा क्या हो सकता है बताओ? मैक्सिमाइज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। समझ में आ गई बात? तो ये बायोटेक्नोलॉजी का मेन मुद्दा यही था कि कम से कम फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करो, ठीक है। पर तुम्हें नहीं पता, कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी है दुनिया में जो बायोटेक्नोलॉजी के खिलाफ है, बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी बहुत बेकार है। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड यू कैन से क्रॉप्स, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज, ये सब हमने डिजाइन किया है अपने हिसाब से, ठीक है। हम जो है फोकस करेंगे इसके ऊपर। व्हाट इज दिस? जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो भी आप क्रॉप बनाओ, फॉर एग्जाम्पल चलो आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्रॉप्स बना लिए, तो क्या बेनिफिट्स आप देखना चाहोगे उस क्रॉप के अंदर? तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे खेत में कीड़े ना आए। अब ये सबको पता है खेत में क्रॉप्स होंगे तो कीड़े आएंगे ही, वो क्या खाएंगे बेचारे? क्योंकि जहां खेत था वहां पहले फॉरेस्ट था, आपने फॉरेस्ट को काट के खेत बना दिया, तो कीड़े कहाँ जाएंगे? बट इतना कोई नहीं सोचता, एवरीबॉडी थिंक्स फॉर देमसेल्फ, यू नो, इन दैट वे। तो ये क्या सोचते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स, जो भी क्रॉप में बनाओ, इट शुड बी मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। समझ में आ गई बात? जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा टॉलरेंट होनी जरूरी है। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या हो सकता है? कोल्ड हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, और देर इज अ सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट है, हीट है। इन सारे चीजों को सरवाइव अगर कर पा रहा है क्रॉप, तब तो अच्छी बात है। दूसरा, जो भी मैं क्रॉप ग्रो करूं, ठीक है, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो रिड्यूस्ड रिलायंस बेसिकली, ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मिनिमम केमिकल के ऊपर आप डिपेंडेंट रहो, दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ। सो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना लो आप इन शॉर्ट, लेकिन अगर वही पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया तो सोचो। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जितने भी मस्कीटोज होते हैं, फीमेल मस्कीटो, उनका पॉपुलेशन सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा ब्लड सक करता है। सो अच्छा, इवन जो भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाओ, इट शुड यू नो, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? जैसे जब कटाई होती है तो आपने देखा होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, एक सेकंड मुझे, तो आपने बहुत बार ये देखा होगा जब राइस की खेती की जाती है, काट के निकालते हैं तो हस्क भी निकलता है, छिलका देखो, ठीक है, बहुत सारा उसके ऊपर कवरिंग रहती है। तो वो जो ब्रैन होता है, वो जो छिलका होता है, वो सब निकालने के बाद राइस एकदम थोड़ा सा मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि छिलका इतना बड़ा है, और जब उसको खोले तो राइस अंदर छोटा सा ही मिला, तो इतना बड़ा छिलका तो वेस्ट गया ना। यस और नो? तो ये दूसरी बात जो उन्होंने बोला, जो भी क्रॉप हो, देयर शुड बी इंक्रीज्ड
एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, मिनरल्स का यूज करो, ऐसा कुछ कर दो कि प्लांट जो है सबसे ज्यादा मिनरल्स को यूज करे, दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो सारे मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, मतलब किसी एक के पीछे नहीं पड़ रहा है, दे आर यूजिंग ऑल द मिनरल्स इक्वली, तो this prevents what, early exhaustion of fertility of soil, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो गया सबको ये, तो अगर सब मिनरल्स बराबर लेंगे तो ओवरऑल हर प्लांट में मिनरल बराबर बटेगा, तो सबको इक्वल बेनिफिट हो जाती है। फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रॉप्स का बेनिफिट क्या होता है, सो इट सेज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको आप, क्रॉप जो भी आप ग्रो कर रहे हो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाओ। गोल्डन राइस का नाम सुना है आपने, गोल्डन राइस पीला पीला कलर का होता है, इट इज रिच इन व्हाट, विटामिन ए, तो याद रखना टेलर मेड है सब ये, जितनी जब भी देखो, ये तो वही वाली बात होगी, आप इतने सारे क्वालिटीज मांग रहे हो जो एक ही प्लांट में आ जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ऑल दिस क्वालिटीज इन वन प्लांट, ऊपर वाला कभी ऐसा बनाएगा नहीं, तो जब ऊपर वाला क्वालिटीज नहीं बनाएगा तो इंसान बना लेता है अपने हिसाब से, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी ऑल अबाउट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, द कॉमन एग्जांपल दैट वी हैव बीन स्टडीइंग वेरी लॉन्ग, दैट इज बीटी, पढ़ा है ना इसके बारे में, पहले भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्या करता है ये, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम, ठीक है, और ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम बेसिकली क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन ना, उस टॉक्सिन का क्या नाम है बताओ, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन, नो डाउट, व्हाट इज दैट टॉक्सिन कॉल्ड एज, इसको हम बीटी टॉक्सिन कह देते हैं, ठीक है, जब तक ये बॉडी के बाहर है तो बीटी टॉक्सिन क्या है, एक तरह से प्रोटॉक्सिन होता है, हाँ प्रोटॉक्सिन होता है, इनएक्टिव होता है, कौन सा जीन इसको बनाता है, विच जीन मेक्स बीटी टॉक्सिन, मैंने आपको बताया भी था, क्राइजीन, क्राइजीन क्यों, क्योंकि क्राई स्टैंड्स फॉर वर्ड क्रिस्टल, तो वहां से क्राइजीन पिक्चर में आया है, ठीक है, और क्राई जो वर्ड है ना, क्राई क्राई बीटी टॉक्सिन उस कीड़े के पेट में जाता है, तो अल्कलाइन स्टमक पेन से वो, स्टमक पेन होता है, दर्द होता है, और इस वजह से मर जाता है, तो वो कीड़ा बेचारा किस लिए आया था उस पत्ते पे, वी हैव बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजॉल, ऐसे बहुत सारे हमने बैसिलस thuringiensis की मदद से चीजें बनाई हैं। तो जब आप बीटी की बात करते हो ना, तो बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन बनाता है जो कुछ इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, आई पुट इन दिस वे, ये आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, ये है बीटी, दैट इज बैसिलस thuringiensis, सबसे पहला सेट ऑफ इंसेक्ट जिसको ये मार सकता है वो है लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, इट कैन किल ऑल दी लेपिडोप्टेरन्स। अब लेपिडोप्टेरन्स में क्या आता है, तो टोबैको बर्ड वर्म है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोबैको बर्ड वर्म, दूसरा क्या होता है, तो हम कह देते हैं आर्मी वर्म, सो वी हैव टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म। फिर क्या, इट कैन किल समथिंग कॉल्ड एज सिलोप्टेरन्स, सिलोप्टेरन्स में किसको मारेगा, तो इट कैन किल ऑल द बीटल्स, ठीक है, ये भी एक इसमें पोटेंशियल है। तीसरा जो सेट है वो है डिप्टेरेंस का, तो डिप्टेरेंस में ये किसको मार सकता है, तो हम कह सकते हैं फ्लाइज को मार सकता है, या इवन मॉस्किटोज को मार सकता है, कोई डाउट है इसमें, सो जब भी आप बेसिकली बैसिलस thuringiensis का नाम बात करोगे तो ये सारी चीजें हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो प्रोटीन बनाता है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है, कौन सा प्रोटीन है, तो बेसिकली इट इज अ क्राई जीन से आने वाला क्रिस्टल प्रोटीन है, और यही क्रिस्टल प्रोटीन जो है सारा काम करता है। So this is how things are working with respect to Bacillus thuringiensis. अच्छा, जो प्रोटॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है, इंसेक्ट के इसमें जो सरफेस होता है ना उसका, एपिथेलियम का, इंटेस्टाइन का, मिडगट का, तो वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली, उस रिसेप्टर्स को बाइंड करता है जिस वजह से वो एक्टिवेट होकर के टॉक्सिन बन जाता है, और टॉक्सिन बनने के बाद कीड़े के अंदर पोर्स क्रिएट करता है, छोटे छोटे पोर्स, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है और इंसेक्ट फट जाता है और फाइनली मर जाता है, जिसकी हमने बात की, that toxin protein was nothing but what,
क्राई, बराबर है। इस टॉक्सिन प्रोटीन को कोड करने के लिए कोई तो जीन इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. So this cry was coded by two different gene. तो एक को जीन हमने क्या नाम दे दिया था, इट वाज कॉल्ड एज क्राई 1AC, और दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया, क्राई 2AB। ये दो दो बेसिकली हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें समझाता हूँ क्राई से रिलेटेड, तो आपको और अच्छे से समझेगा। अभी ये क्राई 1AC क्राई 2AB क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। ये कैसे, ये जीन जो है जब क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है तो कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है, अब ये जो है क्राई 1AC और क्राई 2AB अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे बॉल वर्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्राई 1 जो है बेसिकली, पहले ऐसे समझ लो आप, जो क्राई 1AB होता है, ठीक है, क्राई 1AC अलग, ये दोनों मिलके अगर एक किस इंसेक्ट को मारते हैं तो हम कहते हैं कॉटन बॉल वर्म, ठीक है, जो कॉटन के ऊपर जो होते हैं ना कीड़े बैठते हैं, तो ये क्राई 1AC और क्राई 2AB जो है कॉटन बॉल वर्म्स को मार देते हैं। दूसरा जो है, देयर इज वन मोर, दैट इज कॉल्ड एज क्राई 1AB, ठीक है। ये क्राई 1AB जो है कॉर्न बोरर्स को मारता है। कॉर्न बोरर क्या होते हैं मालूम है ना, भुट्टे के अंदर जो चले जाते हैं कीड़े और भुट्टे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। छोटा सा होल दिखता है लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम उसके बारे में जरा समझते हैं। जब आप क्राई की बात करते हो, क्राई इज नो डाउट अ क्रिस्टल प्रोटीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्रोटीन, तो हम कहते हैं इट इज डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ठीक है, इसको आप डेल्टा एंडोटॉक्सिन कह लो। वेयर इट इज लोकेटेड, तो हम कह सकते हैं इट इज लोकेटेड ऑन प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरा, ये क्राई जो जीन है ना प्लाज्मिड पे लोकेटेड है, इट इज नॉट अ क्रोमोसोमल जीन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जो बैक्टीरिया का मेन ये होता है ना न्यूक्लियोइड, उसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी प्लाज्मिड, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड होगा बैसिलस thuringiensis का, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब दो चीजें हमने पढ़ ली। पहला वाला क्या पढ़ा था, क्राई 1AC। अब पॉइंट ये उठता है कि क्राई 1AC जो जीन है वो होता क्या और काम क्या करता है। तो ये एक्चुअली ना म्यूकोजल एडजुवेंट है। ये जीन किसके लिए कोड करता है, अच्छा आपको याद है मैंने एडजुवेंट पहले भी आपको समझाया था। इम्यूनिटी मतलब ये हो गया कि हाँ, इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स एनहेंसर, बराबर है। इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स एनहेंसर, मतलब ये आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्राई 1AC। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है मालूम है, क्राई 1AC जो है ये म्यूकोजल एडजुवेंट है। इट इज यूज्ड टू डिले रेजिस्टेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब, इसका ध्यान एक क्राई 1AC का जीन रखता है। मतलब हर पल बदल बदल के आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं अडेप्ट कैसे हूँ। तो जिसकी इम्यूनिटी अगर इन इंसेक्ट को 5 साल में आनी होगी, बिकॉज ऑफ क्राई 1AC जीन, उसकी इम्यूनिटी उसको 20 साल में आएगी। समझ में आ गया क्राई 1AC का काम क्या है। बाकी जगह पे क्या होता है, खाली बता देते हैं क्राई 1AC क्राई 2AB ये जीन है, ये इसको कंट्रोल करता है, लेकिन ये करता कैसे है ये भी तो समझ में आए तब तो पढ़ने का मजा आता है। अच्छा, जब आप क्राई 2AB की बात करते हो, इट इज used to suppress the damage caused by the Lepidopteran pest. Used to suppress the damage by Lepidopteran pest. मतलब जो कीड़े अगर लग जाते हैं तो देखो कॉटन वर्म को पूरा खा के सड़ा के डिस्टर्ब कर देते हैं पूरा। तो इसलिए क्राई 2AB का जो जीन है वो क्या करता है, उस डैमेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से वो कॉटन उतना खराब नहीं दिखेगा जितना एक्चुअल में होना चाहिए। समझ में आ गया बात, अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू बैसिलस thuringiensis। किसी को कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। इट टॉक्स अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। अब ये जो है ना, ये अलग ही अपने आप में एक टॉप आइटम है। इसमें होता ये है कि जो इंसेक्ट है ना उसको आप ग्रो होने से रोक दो। मतलब तू मेरे घर में आ रहा है, आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू मेरे अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
यहाँ पर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है RNAi। RNAi क्या होता है मालूम है? इसको हम कहते हैं RNA इंटरफेरेंस। और ये RNA इंटरफेरेंस कैसे काम करेगा उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक बेसिक चीज दिखाता हूँ। RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है मालूम है? RNA को इस्तेमाल करके आप किसी एक पैथोजन के इंपैक्ट को कम कर दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस। इस RNA इंटरफेरेंस को शॉर्ट में हम एक अल्फाबेट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज RNAi। जो I है वो तो समझ में आ रहा है, I का मतलब क्या? RNA इंटरफेरेंस। ये बेसिकली पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे काम करता है, फिर उसके बाद जो है हम चीजों को समझते हैं हाउ इट वर्क्स। RNA इंटरफेरेंस ना एक निमेटोड में काम करता है। देयर इज अ निमेटोड कॉल्ड एज मिलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। और ये निमेटोड जो मिलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया है, ये रूट को अफेक्ट करता है, किसके? टोबैको प्लांट को, ठीक है। जो टोबैको प्लांट होते हैं, ये निमेटोड उनके रूट्स के अंदर जो है चला जाता है, और वहां पे जाने के बाद उस टोबैको प्लांट को इतना इन्फेक्ट कर देगा कि वो प्लांट मर जाता है, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि एक निमेटोड जो है इन्फेक्ट करे टोबैको प्लांट। अब कौन सा निमेटोड था? तो हम बेसिकली बोल दे रहे थे, नेम विच आई टोल्ड यू। स्पेलिंग इसकी याद रखना, स्पेलिंग ज्यादा जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज मिलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। ये स्पीशीज है उस निमेटोड का जो टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करता है, उसके रूट में जाता है, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, और इतना ज्यादा डैमेज कर देता है ना कि टोबैको प्लांट का जो यील्ड होता है वो बहुत कम हो जाता है। दैट इज अगेन अ ड्रॉबैक, यू नो। सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। It is going to, decrease the yield of the tobacco plant, क्रॉप का yield कम कर देगा। अब आप नहीं चाहते कि आपका टोबैको प्लांट खराब हो, तो इस इन्फेस्टेशन को या इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए RNA इंटरफेरेंस नाम की एक टेक्निक बनाएंगे। अब RNA इंटरफेरेंस का रोल क्या है? बेसिकली बहुत सिंपल सा रोल है कि ये एक RNA दूसरे RNA को सप्रेस कर देता है। बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसके पीछे काम करने का, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। एक ही बार में आप अगर टॉपिक समझ जाओगे ना, फिर कभी भूलोगे नहीं। तो एक ही बार में समझ लो एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो जैसे आप RNAi की बात करते हो, ठीक है, RNAi इज वेरी मच क्लियर, इट इज RNA इंटरफेरेंस जो आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। अगर किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में निमेटोड इन्फेक्ट करता है, तो आप RNA इंटरफेरेंस के टेक्निक से उस इंसेक्ट के RNA को रोक दोगे ताकि वो एक्सप्रेस ही ना करे। सो टू प्रिवेंट सच इन्फेस्टेशन, RNA इंटरफेरेंस, देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन्होंने इसे एक तरह का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया। मेरे अंदर कोई निमेटोड अगर आया, तब मैं RNA इंटरफेरेंस की मदद से उस निमेटोड को अंदर जिंदा तो रहने दूंगा पर बढ़ने नहीं दूंगा। आई विल नॉट अलाउ देम टू रेप्लिकेट। कहानी कैसी होती है देखो, DNA से क्या बनता है? mRNA। जब DNA से mRNA बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी mRNA का जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये जो निमेटोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये निमेटोड अगर जिंदा है या ग्रो होगा, उसका ग्रो होने का और जिंदा रहने का मेन मकसद जो है सिर्फ ये प्रोटीन है। क्योंकि अगर ये प्रोटीन नहीं बनता है किसके अंदर? निमेटोड के अंदर, तो ये निमेटोड का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस, DNA of the nematode undergoes transcription to form mRNA. That mRNA will undergo translation, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाएंगे, और यही प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ निमेटोड। और अगर मैं किसी तरीके से ये प्रोटीन बनने को रोक दूं, किसके अंदर? निमेटोड के नेमाटोड के अंदर। अंदर। वो निमेटोड अगर हमारे प्लांट में भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने उसे रोक रखा है, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि अब आपको प्रोटीन नहीं रोकना, mRNA को रोकना है। तो एक mRNA मान लो इसने बना रखा है, किसने? निमेटोड ने अपना। आप क्या करो, उसी का एंटीसेंस mRNA जोड़ दो नीचे। समझ में आ गई बात?
एंटीसेंस एमआरएनए मतलब ऊपर ए है तो नीचे यू कर दो, ऊपर सी है तो नीचे जी कर दो, ऐसे एक एंटीसेंस एमआरएनए बनता है। तो ये जो तैयार हुआ बेसिकली ये क्या है, दिस इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो मुझे बताओ क्या इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। अगर इस आरएनए का ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाया तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं। और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड हमारे टोबैको प्लांट को डिस्टर्ब कर पाएगा? नहीं। नहीं करेगा तो ग्रोथ होगा। दैट इज द अल्टीमेट आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही बोला गया है, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं घुसा गया। लेकिन एक काम कैसे करता है उस चीज को मैं बताऊंगा तो मतलब वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है और कुछ नहीं है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए देयर विल बी नो ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए ऑफ मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते नहीं है और ये निमेटोड बढ़ेगा नहीं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आरएनए यस सर। इंटरफेरेंस को डिटेल में समझते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आ गया ना तो आप मतलब इस टॉपिक को लोग इतना डरते हैं ना, पता नहीं क्यों, कि बोलते हैं सब बहुत हार्ड है, ये सबसे इजी है, खाली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कहाँ कैसे काम कर रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस बैक्टीरिया में पाया गया है, फंगस में पाया गया है, एल्गे में पाया गया है, इवन इट हैज बीन सीन इन एनिमल्स। ठीक है, अब जब आप इस आरएनए इंटरफेरेंस की बात करोगे तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा आरएनए इंटरफेरेंस वो है जो स्पेसिफिक टारगेट एमआरएनए को सिलेक्ट करता है और उसे काट देता है। समझ में आ गया बात? इट सिलेक्ट्स एंड इट ब्रेक्स डाउन द टारगेटेड एमआरएनए। सारे एमआरएनए से उसको मतलब नहीं है, एमआरएनए का वो सीक्वेंस, एमआरएनए का वो सीक्वेंस बेसिकली जो इस प्रोटीन को बनाएगा, उस सीक्वेंस को जो है खत्म कर दिया जाता है। दैट्स इट, दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क हियर। सो एमआरएनए देयर इज नो प्रोटीन प्रोड्यूस। अब देखो हमने एक रूट का सेल बना दिया, एक एग्जांपल लेके चलो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द रूट सेल। अब इस रूट के अंदर जो है हम पहले क्या करेंगे मालूम है, जो डीएनए उस निमेटोड में वो एमआरएनए बनाता है वो डीएनए को हम अंदर डालेंगे। समझ में आया क्या कर रहा है? वी आर टेकिंग द जीन ऑफ दैट वर्म मेलोडीगाइने इनकॉग्निशिया का, उसको एक वेक्टर में डाल देते हैं प्लाज्मिड में, और ज्यादा करके हम टीआई प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसी में जाने वाला है। और उस वर्म को लेकर के उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के आप क्या करो, रूट सेल में डाल दो। यहां तक क्लियर हो गया? सो लॉजिकली अब जो डीएनए आया है वो डीएनए किसका है रूट सेल के अंदर? ये बताओ किसका है, किसका है बताओगे? का। सर मिलानो। हाँ, मिलेनो का, जो निमेटोड है उसका। तो ये वर्म का डीएनए आ गया। नॉर्मली हम क्या करेंगे, डीएनए का देखो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में होता है, बराबर है कि नहीं? यस सर। हम यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। सो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए नाउ विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। और जब दोनों स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो कितना एमआरएनए बनेगा बताओ? अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो कितना एमआरएनए बनेगा? 2। 2 एमआरएनए बनेगा, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रैंड मिल जाता है आरएनए का। ठीक है, दोनों एमआरएनए है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं, ये बात हमें समझना है। दोनों मैच कर गए। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है अगर आपको पता हो, एक सेंस और एक एंटी सेंस। याद है जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, तो यहाँ पर हम सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, इस वजह से हमें 2 आरएनए मॉलिक्यूल मिलता है। और दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों आपस में जोड़ी बना के चिपक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर मेरा एक डाउट है लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। बोलो। मतलब सर आपने बोला था कि ये यूकैरियोट्स में हम करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं नेमेटोड की ग्रोथ। तो ये जो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था एस्कैरियोसिस, ये भी तो नेमाटोड है, और आपने कहा था कि एलिफेंटियासिस का कोई क्योर नहीं है, तो हम ये वाला तरीका क्यों नहीं यूज करते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लाज्मिड ही नहीं बना जो इंसान के अंदर घुसा दिया जाए जीन ऑफ इंटरेस्ट को।
ओके यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड है ना अपने पास, यहाँ पे तो एग्रोबैक्टीरियम यस सर। प्यूरिफिकेशन का प्लाज्मिड है जो काम करेगा उसके लिए। इंसानों के लिए अभी कोई प्लाज्मिड ऐसा हमने डिटेक्ट नहीं कर पाया जो काम कर जाए। ओके ठीक है, समझे? थैंक यू सर। ओके। अब देखो ये जो आरएनए आपका बन गया, ठीक है, ये आपने आरएनए दो आरएनए स्टैंड बना लिए, दोनों एमआरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं, ये कहलाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ पे ना एक प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, डाइसर। ठीक है, डाइसर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसके पास जो एंजाइम होता है वो है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। डाइसर का काम अपना है। अब डाइसर काम कैसे करेगा? डाइसर और रिस्क दो प्रोटीन हम पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक काम कैसे करता है ना, जितना अच्छे से आप समझोगे ना उतना अच्छे से कोई नहीं समझ पाएगा। डाइसर जो है राइबोन्यूक्लियस 3 नाम के लिए बेसिकली पर्टिकुलर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए कोड करेगा। डाइसर क्या करता है मालूम है? इस बड़े से डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, अलग अलग टुकड़े में डिवाइड कर देगा, और उसी टुकड़े में से एक टुकड़ा कौन सा होगा? वो प्रोटीन जो निमेटोड के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रही बात? वो सीक्वेंस मैच होगा। तो डाइसर जो है राइबोन्यूक्लियस 3 का इस्तेमाल करेगा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ता है, क्लीव करता है, इट्स एन एंडोन्यूक्लियस। तो डाइसर की मदद से क्या होगा, ये बड़ा सा एमआरएनए हमने छोटे छोटे 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे। इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, अभी वो नाम क्या होता है हम देखते हैं जो। तो जस्ट रिमेंबर दिस बिगेस्ट एमआरएनए दैट इज फाउंड। अच्छा, ये एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड कैसे बना समझ में आ गया ना? वेक्टर की मदद से हमने डाला हुआ है रूट के अंदर, और वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का वेक्टर है, टीआई प्लाज्मिड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डाइसर है उसने क्या किया, देखो काट दिया। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बड़े हैं तो इनको आप अलग अलग नाम से जान सकते हो। ये आप इसको कह सकते हो siRNA, दैट इज वन टाइप। ठीक है, दूसरा जो है आप इन्हें चाहो तो कह सकते हो shRNA, तीसरा आप कह सकते हो miRNA। देखो तीनों का मतलब एक ही निकलता है घुमा फिरा के। देखो अभी जब आप SI की बात करोगे तो SI क्या होगा? SI is nothing but it is small interference RNA जो इंटरफियर करेगा। जब आप SH की बात करते हो तो SH का मतलब क्या हो जाता है? It is nothing but short hair pin like RNA। MI मतलब क्या होता है? माइक्रो RNA। समझ में आ गया बात? तो आप चाहे स्मॉल इंटरफेरेंस RNA कह लो, या चाहे शॉर्ट हेयरपिन RNA कह लो, या माइक्रो RNA कह लो, ये तीनों डबल स्टैंडर्ड RNA जो बना है वो उसी निमेटोड के डीएनए से बना हुआ है जो ट्रांसक्रिप्शन होकर के हमने रूट सेल में बना रखा है। ये फर्स्ट पार्ट है जो सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब डाइसर क्या होता है ये भी समझ लो आप। ठीक है, डाइसर होता क्या एक्चुअली? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया डाइसर है क्या और आप डाइसर के बारे में क्या जानते हो, तो बोलते डाइसर बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट? स्मॉल स्मॉल आरएनए जो दिख रहा है, 3 टाइप के आरएनए, siRNA, shRNA, miRNA, वो डाइसर की मदद से बनता है। अब हमारा रूट जो है टोबैको प्लांट का तैयार है, उसके पास 3 छोटे छोटे आरएनए हैं। अब निमेटोड आ जाए कोई गम नहीं है। अब होता क्या है, कौन आएगा बताओ रूट के अंदर? रूट के अंदर कौन एंट्री लेगा? अरे कुछ तो बोलो। निमेटोड एंट्री लेगा, सिंपल सी बात है ना। अब जब तुम सारी तैयारी कर रखे हो तो अब निमेटोड की एंट्री होती है। इफ द निमेटोड एंटर्स इनटू द रूट, ध्यान से समझना, इफ द निमेटोड एंटर्स इनटू द रूट तो होगा क्या? ये जो 3 डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने हैं ना, ये आरएनए किसके हैं? निमेटोड के डीएनए के हैं। यस सर। ये तीनों जो है चुपचाप निमेटोड के अंदर घुस जाते हैं, मतलब जैसे पहचान वाली बात हो जाए, पापा आ गए पापा आ गए, तो ये अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन और काम करने वाला है जिसको रिस्क का नाम दिया गया है, RISC, क्योंकि उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझ लो, ये एक छोटा सा जो siRNA था, स्मॉल इंटरफेरेंस RNA, ये RNA हम चुपचाप लेकर के क्या करते हैं, निमेटोड के अंदर ही चला जाता है। यहाँ पर जो है हम एक अब स्पेशल प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे जो इस डबल स्टैंडर्ड RNA को तोड़ता है, तोड़ के क्या बना देगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसको नाम दिया गया रिस्क, RISC। रिस्क क्या होता है मालूम है? कोई गेस कर सकता है फुल फॉर्म? रिस्क इज नथिंग बट RNA इंटरफेरेंस
स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये रिस्क कहलाता है इसको। तो या स्प्लाइसिंग बोल दो या साइलेंसिंग बोल दो। रिस्क इज आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो है एक तरह का अनवाइंडिंग एंजाइम होता है जो क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए को खोल देता है। इट रिजल्ट्स इन अनजिपिंग एंजाइम, इट्स अ टाइप ऑफ अनजिपिंग एंजाइम जो इस दोनों आरएनए को खोल देगा। ये बात समझ में आ गई सबको? रिस्क ने अपना काम कर दिया, ठीक है। और रिस्क जो है निमेटोड के अंदर ही होता है, हमें कहीं बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स देयर इन द एंजाइम। अब ये निमेटोड का डीएनए है, अब वो अंदर चला गया रूट सेल में, तो भाई ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो जैसे ही वो एमआरएनए बना लेता है तो इसमें से कोई एक तो आरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बराबर कि नहीं? यस सर। तो वो आकर के इसको बाइंड कर जाता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। जैसे ये है, मान लो ये जो है जाकर के इससे मैच कर गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये बाइंड हो गया। और जब ये बाइंड हो गया तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो था निमेटोड का, अब वो क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाह करके भी क्या ट्रांसलेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बना तो निमेटोड रूट सेल के अंदर जिंदा नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। एक आरएनए को दूसरा आरएनए बाइंड करके उसको ट्रांसलेशन को रोक देता है। Therefore, the nematode gene now cannot be translated. It cannot express. और अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इस वजह से जो निमेटोड है वो प्लांट को डैमेज नहीं कर पाता। दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस सीन इन केस ऑफ टोबैको प्लांट, जो नेचुरली नहीं होता, उससे हम करते हैं। समझ में आ गई बात? पैरासाइट जो है अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इट इंटरफियर्स द आरएनए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो है खुद को बचा लेता है नेचुरली फ्रॉम द पैरासाइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज द आरएनए इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलना है, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। सो वी हैव बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। तो आई होप वो कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझा तो बोलो, फिर से बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया है सर। ओके। जब आप इन मेडिसिन की बात करते हो तो सबसे पहला अपने पास एप्लीकेशन नाम पे क्या होता है, इंसुलिन होता है। क्योंकि इंसुलिन ना एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही देखो, डायबिटीज तो हर इंसान को होता है, ठीक है। एक एज के बाद जो है डायबिटीज हो भी जाता है। तो वो पहले क्या होता था, जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे, दे वर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। हॉर्स में से, काउ में से, पिग्स में से एक्सट्रैक्ट करते थे। तो एथिकल इश्यूज बहुत होते थे, क्योंकि काउ इज नॉट एक्सेप्टेड टू द हिंदूज एंड पिग्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स। तो एथिकल इश्यूज की वजह से कोई भी मुस्लिम होगा वो पिग से एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन कभी लेगा नहीं। वो बोलेगा मैं मर जाऊं ठीक है, पर इसका इंसुलिन मैं नहीं लूंगा। वैसे ही सेम थिंग गोज टू द हिंदूज एंड ऑल। तो वो हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को पिक्चर में लाया गया, जहां उन्होंने कहा कि भाई एनिमल का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। आप कुछ भी इस्तेमाल करो इंसुलिन बनाने के लिए, बस एनिमल मत करो। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन जीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाट, ह्यूमन जीन। अब इन्होंने क्या किया, ह्यूमन जीन लिया, और वो ह्यूमन जीन किसके लिए कोड कर रहा था, इंसुलिन के लिए। और उन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, याद है हमने जो बताया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, वेक्टर के अंदर डाल दो, फिर उसको लाइगेट कर दो, वो सारी चीजें थी। तो उन्होंने ह्यूमन जीन को लिया, ठीक है, इंसुलिन को ज्वाइन किया और इकोलाई में डाल दिया। और जितना बार इकोलाई रेप्लिकेट करते गया ना, उतने बार तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट किया। और जब उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने लगा तो क्या बनने गया, प्रोटीन्स बनने लगे, इंसुलिन बनने लगा। उसी को हमने क्या नाम दे दिया, ह्यूमुलिन। कोई डाउट है? अच्छा, एक सिंपल सा बात बताओ कि इंसुलिन को हम ओरली एडमिनिस्टर नहीं करते, कभी भी उसको ना इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते, यानी स्पेसिफिक रीजन क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है। वो अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
उस प्रोटीन को बेसिकली हमें ब्लड के थ्रू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर का जो HCl है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आई बात? कोई डाउट है? देखो बहुत सारे जीन्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, व्हाई इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड। ओके, ओके, कोई डाउट है इसमें? चले अब जीन थेरेपी, ये इसके बारे में याद करें। अब हम लोग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, कैसे इंसुलिन बनाया जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो एक्चुअल इंसुलिन होता है उसमें तीन तीन क्वालिटीज आपको मिलेंगे। ठीक है, जो पहली वाली होती है, हम इसको ऐसे ले लेते, देखो एक ये हमने ले ली दूसरी, ठीक है, और इसके ऊपर हमने घुमा के जो ले लिया तीसरा। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ये दोनों जुड़ेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये है प्रो इंसुलिन कहलाता है ये सब, दिस इज ऑल प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन ए, दिस इज कॉल्ड एज सी एंड दिस इज कॉल्ड एज बी। हमारे काम का सी नहीं है, हमारे काम का क्या है, सिर्फ बी है। तो आपको करना क्या है, ए और बी को काट के आप निकाल लो। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है सबको, ए और बी। तो आपने क्या करना है, इस ए और बी को सेपरेट कर लो, कि ए और बी एक साथ जुड़ गया, सी अलग रह गया। तो ये जो बन गया आपका, दिस इज नथिंग बट द फंक्शनल इंसुलिन। कोई डाउट है इसमें? ये आपका बन गया फंक्शनल इंसुलिन। क्लियर? अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि नेचर में जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है तब ए बी और सी सब बनता है। ठीक है, ए बी और सी क्या होता है, सब बनता है। लेकिन क्या हमें सी की जरूरत है? नो सर। ये बताओ, सी की जरूरत है नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, सी को जो है हटा दिया। बोला जब सी की जरूरत ही नहीं है तो भाई सी आप बना क्यों रहे हो। पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, तो वो जो है उन्होंने क्या किया, सी जीन को नहीं बनाया। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, ए और बी जीन को सेपरेटली रखा। सेपरेटली का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? ए को अलग बनाया, बी को अलग बनाया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस अब सर। कैसे उन्होंने किया देखो, अब मैं इंसुलिन का आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ, हाउ दिस इंसुलिन वाज क्रिएटेड। तो पहला उन्होंने क्या लिया, हमें क्या सिंथेसाइज करना है, प्रो इंसुलिन। तो हम कह देते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन। तो जैसे ही आप सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन पे जाओगे तो हमें दो दो प्रो इंसुलिन बनाना है। ठीक है, एक से लो जाओ। अच्छा देखो, सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम वो जीन लेते हैं जो किसको बना रहा है, ए पॉलीपेप्टाइड को। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आपने ए पॉलीपेप्टाइड वाली जीन ले ली। अच्छा, ये जो जीन है ए पॉलीपेप्टाइड वाली, ये क्या करेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनाएगा, बताइए? एमआरएनए बना लेगा। ये जो एमआरएनए है ना, हमें उसको डीएनए बनाना है। तो अब आप इस एमआरएनए का क्या करोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस, वेरी गुड, आप इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दोगे। तो जैसे ही आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया तो बेसिकली ये क्या तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाता है आपका cDNA। yes or no? what is cDNA? cDNA is called as कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो cDNA बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, बेसिकली प्लाज्मिड में डालेंगे।
तो चलो ये वाला मान लो ए डीएनए वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, आपने क्या किया, U2 का वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर आपने ले लिया। अब इस वेक्टर के अंदर आप क्या करोगे, इस जीन को डाल दोगे। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? अब यस ये सर। जो वेक्टर में ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा बताओ। बेसिकली हम इसको ऐसे ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब ये जब लिया तो इसके अंदर क्या किया हमने, ये डाल दिया, ये देखो, क्लियर। तो ये जो है ये आपका आर डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, प्लाज्मिड है। इसको किसके अंदर डाल दोगे आप, ई कोलाई के अंदर। और ई कोलाई का क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो ढेर सारा आपको कौन सा प्रोटीन बन के मिलेगा, ए पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा। ये सब नो। यस सर। अब यस। यही सीन आप जो है बी के लिए भी करोगे। तो हम इसको जस्ट एज इट इज कॉपी कर लेते हैं पहले यहाँ से, ठीक है, इसको कंट्रोल सी करके हम जो है दूसरे पेज पे ले लेते हैं इसको। ध्यान देना, ए और बी प्रोटीन को हमको अलग अलग बनानी है बस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इसी चीज को अब यहाँ पे ऑल्टर करते हैं। देखो, रुक जाओ, इसको उड़ाने दो। ये क्या हो गया, जीन फॉर ए की जगह बी पॉलीपेप्टाइड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। सो वी हैव दिस नाउ, ये हो गया जीन फॉर बी पॉलीपेप्टाइड। तो उसका ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया आपने, तो ये वाला जो बी वाला आया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आपने उसको प्लाज्मिड में डाल दिया। और प्लाज्मिड में डालने के बाद जब उसका इकोलाई में आपने डाल दिया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद आपको क्या मिला, यू गॉट बी बी प्रोटीन। प्रोटीन। कोई डाउट है? अब ये दोनों ए प्रोटीन, एक टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, ठीक है, टू टेक अ सिंगल टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करोगे, ए और बी प्रोटीन को एज इट इज डाल दोगे, क्लियर। तो हम जब ए और बी प्रोटीन को ना ऐसे, रुक जाओ एक सेकंड, इसको ऐसे डालते हैं। तो जैसे हमने ये डाल दिया, तो ये ए और बी प्रोटीन हमने एक साथ डाल दिया, पर इसके साथ एक और चीज डालनी जरूरी है। क्या है वो, दो पॉलीपेप्टाइड चेन किसके, डीएनए लाइगेज। नहीं लाइगेज नहीं, हमें सल्फर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फाइड बॉन्ड बन रहा है ना। तो देखो आप ये पाओगे, यस सर। ये ए है जो हमने अलग सिंथेसाइज किया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बी का पॉलीपेप्टाइड चेन था। ये दोनों के दोनों जब आपने एक ही टेस्ट ट्यूब में लाया तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए और जुड़ गए। एंड फाइनली व्हाट यू गॉट दिस एज इंसुलिन। इसी इंसुलिन को हमने क्या नाम दे रखा है, वी कॉल इट एज ह्यूमुलिन। समझ में आ गया बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेन ए और चेन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। एनी डाउट यू हैव इन दिस? समझ लो, एक लेक्चर और खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर, ठीक है। जब आप जीन थेरेपी की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, इट इज नथिंग बट व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन, बराबर है ना। जैसे कोई इंसान एक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ हो तो आप क्या करो, उस डिफेक्टिव जीन को हटा दो और उसके जगह पे फंक्शनल जीन को आप डाल दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी की तरफ जब आप बढ़ते हो तो हमारे पास दो तरीके हैं जीन थेरेपी के। एक आप क्या कहते हो, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक सेकंड, दिस इज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। और जो दूसरा है वो क्या है, जर्म सेल जीन थेरेपी है। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा है, सोमैटिक या जर्म सेल? जर्म सेल। जर्म सेल ज्यादा बढ़िया। क्यों जर्म सेल अच्छा है, ऐसे ही गैस किए कि कुछ रीजन है? जर्म सेल इज बेटर नो डाउट, बट व्हाई? जर्म सेल आगे वाली जनरेशन में भी जाएगा। यस, करेक्ट। सो इट कैन बी पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आपने उसके जर्म सेल में जो भी चेंजेस कर दी वो हर जनरेशन में चलते रहेगा और उसके आने वाली कोई भी जनरेशन जो है उस डिजीज से सफर नहीं करेगी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि इट रिमेन्स एंड गोज विद द पर्सन, ठीक है। जो भी इंसान था उसी के पास रहेगा और उसके वो चला गया तो जीन थेरेपी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जीन थेरेपी में बेसिकली करते क्या, देखो जैसे मान लो एक जीन है, ठीक है,
अब इस जीन में मान लो ये रेड वाली जीन जो है ना, ये डिफेक्टिव जीन है, ये जीन जो है काम नहीं कर रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे जीन थेरेपी में, ये रेड वाली जीन को जो है काट के निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसकी जगह पे हम एक और एक जीन बना लेते हैं जो इसके अंदर हम बैठा सकते हैं, ये आपकी फंक्शनल जीन है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले जो है जीन थेरेपी की मदद से इस रेड वाले जीन को डिलीट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, काट के निकाल देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको काट के निकाल दिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये जीन को यहाँ पर ला करके आपको प्लेस करना है। और ये जैसे ही आपने प्लेस कर दिया, तो इसके जीन का जो एक्चुअल फंक्शन था, वो फंक्शनिंग फिर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। लेकिन ये ऐसा गम से चिपकाने वाला चीज नहीं है। जैसे हमने कह दिया भाई फॉल्टी जीन निकाल दो, नया जोड़ दो, ये रिमोट की बैटरी जितना बदलना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, सक्सेस रेट बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो जीन थेरेपी में हम करते क्या है, जीन थेरेपी में हम लोग नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, फंक्शनल जीन। तो ये होता है जीन थेरेपी। और ये अगर हो गया तो वो बच्चे को कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी, और अब पूरी लाइफ जो है वो जिंदा रह पाएगा। क्लियर है इतना। ये एक एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है, एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये बहुत अजीब सी चीज है नहीं। जैसे इंडिया में ना लोग पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है बहुत जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, so this adenosine deaminase enzyme is crucial for immune system। अगर आप चाहते हो आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे, तो आपके बॉडी में ये एडिनोसिन डीअमाइनेज नाम का एंजाइम बनना चाहिए। ठीक है, 1990 में एक 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, देयर वाज अ 4 year old गर्ल जिसमें ये जीन नहीं था। समझ में आ गई बात। ये 4 साल की बच्ची में लैक्स एडीए जीन, और जब एडीए जीन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो जाहिर सी बात है एडिनोसिन डीअमाइनेज बन भी नहीं पाएगा। और अगर एडिनोसिन डीअमाइनेज नहीं बन पाएगा, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक। वीक हो जाएगा। और इस वजह से क्या होता है, उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि किसी और के इंसान में जिसका बेसिकली काम कर रहा है सेल, तो एडीए को बोन मैरो से लिया। ठीक है, बोन मैरो सेल्स निकाले। इस बोन मैरो सेल्स के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो लड़की थी उसके बोन मैरो सेल्स में जीन डाल दिया। किसका जीन डाला उसने, एडीए का, जो किसी एक हेल्दी इंसान में से निकाला गया है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं। एक हेल्दी इंसान में से जिसमें एडीए बन रहा है, वो जीन को निकालो। फिर ये लड़की ले लो जिसका एडीए सेल्स का जीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके बोन मैरो के सेल्स निकाल के उसके अंदर आप ये जीन डाल दोगे। जब ये जीन डाल देते हो, तो उसके सेल्स जो है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है और क्या बनाने लगते हैं, बी एंड टी सेल्स। और जब ये बी और टी सेल्स उसमें बनने लगेगा, मतलब क्या हो गया, इट इज सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड कौन सा है, टी है कि बी है, टी। है ए क्या होता है, बी और टी पूछ रहा हो तो मैं बोल रहे हो, सेल मीडिएटेड इज टी सेल। सर मैंने टी बोला था। अच्छा, शायद सुना ही नहीं दिया। अच्छा, और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो आता है वो कौन सा है, बी है। बी। इस तरीके से उस बच्ची में काम कर सकता है। समझ में आ गया बात। अगर जीन फॉल्टी है तो उसके में बी और टी सेल्स बनेंगे नहीं, और इसकी वजह से उसको बहुत बीमारी हो सकती है। और जो बीमारी होती है उसको हम स्किड का नाम देते हैं। स्किड नाम सुना है आप लोगों ने कभी, व्हाट इज स्किड। स्किड स्टैंड्स फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं जिसको हम स्किड का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से स्किड की बीमारी हो सकती है अगर उसके में जीन फॉल्टी है, मतलब एडीए जीन काम नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बाय जीन थेरेपी है। तो सोल्यूशन को मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर जो है हम स्टॉप करेंगे कि ये इसके बाद जो वाला टॉपिक बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, एडीए जीन लेते हैं। ठीक है, इस एडीए जीन को हम एक वेक्टर में डालेंगे, क्योंकि वेक्टर के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। कॉमन रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या है, बेसिकली एक तरह का वेक्टर है।
और ये जो है आप जो है वेक्टर में डाल के एडीए जीन को किसके अंदर डाल देते हो, लिम्फोसाइट्स में डाल दोगे, और यही लिम्फोसाइट्स को आप फिर से क्या करते हो, इंसर्ट कर दोगे वेयर इन दी बोन मैरो। कोई डाउट है इसमें? तो उस इंसान के अंदर एडीए जीन जो है डिवाइड होते होते बनने लगता है। यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन तक को आप जो है ट्रीट कर सकते हो, बट वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन कैसे होता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है और ट्रांसजेनिक एथिक्स हो जाएगा, मतलब दो लेक्चर पकड़ लो और क्या। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? प्रिपेयर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोक्लोनल मतलब एक जैसे, क्योंकि कैंसर्स के जितने भी ट्यूमर के सेल्स होंगे ना बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, लेकिन हर सेल एक जैसा होगा, उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। आपके बॉडी सेल से वो अलग दिखेगा, वो अलग बात है, लेकिन रहेगा तो नॉर्मल। और उन ट्यूमर सेल्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माइलोमा सेल्स, ठीक है। तो याद रखना, देखो ओमा वर्ड कहीं पर भी जुड़ जाए ना, तो ओमा का मतलब ही क्या होता है, ट्यूमर। तो याद रखना, माइलोमा सेल्स कह लो या तो आप क्या कह लो, ट्यूमर सेल्स। इनकी दो खास प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने बताई, पहली बात तो ये डिवाइड्स वेरी फास्ट, इनके जो स्पीड ऑफ डिवीजन है बहुत ही तेज होती है, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है मालूम है क्या, ये बॉडी के बाहर भी डिवाइड कर सकता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डिवाइड्स आउटसाइड बॉडी। अच्छा, आउटसाइड बॉडी कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे, बताओ? इन विट्रो। वेरी गुड, तो इन विट्रो। नहीं तो बताओ कौन सा बॉडी का सेल ऐसा है जो बॉडी के बाहर निकाल तो डिवाइड करेगा, नहीं करता ना। सिर्फ कैंसरस सेल ऐसे हैं जो बॉडी के बाहर भी निकालने के बाद वो डिवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाने के लिए टेक्निक यूज की। व्हाट दे डिड, यू नो, दे टुक द माइलोमा सेल्स, उन्होंने माइलोमा सेल्स लिया और एक तरफ लिम्फोसाइट्स ले लिए। लिम्फोसाइट सबको पता है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें आपको पता ही है। अच्छा, माइलोमा सेल्स कहाँ से निकालेंगे, तो बोन मैरो का ट्यूमर नहीं होता, वहां से इन्होंने निकाला। तो मान लो किसी इंसान को हुआ था बोन मैरो का ट्यूमर, और वहां से इन्होंने चीजें निकाली। अब वहां से निकालने के बाद देखो कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो इन्होंने ये ले लिया, ये लिम्फोसाइट्स का एक सेल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी ये ऐसी है कि ये जो है ना, ये लिम्फोसाइट के सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है, दिस इज एंटीजन, और ये एंटीजन बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है जो इसी पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स में आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा लॉजिक है कि माइलोमा सेल्स प्लस लिम्फोमा सेल्स दोनों को आप फ्यूज करा देते हो। याद है आपको पीईजी मैंने बताया था, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, दो सेल को फ्यूज करा सकते हो आप, ठीक है। यस सर। तो उन्होंने क्या किया, ये लिम्फोसाइट्स को जो है माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करा दिया। तो एक्चुअली ये जो जिस टाइप का सेल तैयार हुआ ना, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल। इन्हें हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। अब ये हाइब्रिडोमा सेल्स जो है मैक्सिमम टाइम हाउ दे आर गोइंग टू डिवाइड, दे आर गोइंग टू डिवाइड बाय माइटोसिस। और इससे जो है ढेर सारे सेल्स बन जाते हैं क्योंकि उनका डिवीजन का स्पीड बहुत है। सो लॉजिकली आपको सिर्फ ये एंटीजन जो था ना, इस एंटीजन को बढ़ाना था नंबर में, लेकिन जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स डिवाइड होते हैं उनका रेट ऑफ डिवीजन बहुत स्लो होता है, कम होता है। आपको फास्ट चाहिए था, तो आपने क्या किया, ये एंटीजन को कैसे भी करके बोन मैरो वाले सेल में इंट्रोड्यूस किया, और फिर जो है माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे सेल्स बनाए। जब ये बहुत सारे सेल्स बने तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस और नो, ये दे आर गोइंग टू यस सर। फॉर्म यस एंटीबॉडीज, सर। ठीक है। और इसी को जो है ये पूरा एक जैसे दिखेंगे सारे सेल्स, इसीलिए इनको हम कह देते हैं मोनोक्लोनल, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज ना बहुत सारे इम्यून सिस्टम को जो है ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखना बात, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फंक्शनल सीडीएनए तैयार होता है। ये देखो, अभी आप पूछोगे कि ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर ना अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक है सामने सबके पास, अगर है तो बोलो। यस सर। हाँ, तो पेज नंबर 211 खोल लो, जीन थेरेपी वाला, एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, देखो नीचे से 6वीं 7वीं लाइन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, जब आप डीएनए लेवल पे डायग्नोसिस करते हो
देखो ये बात हम सबको पता है कि अर्ली डायग्नोसिस किसी भी चीज की हो जाए तो बहुत अच्छी है। युवराज सिंह को देखो कैंसर था, लेकिन उसका कैंसर एकदम इनिशियल स्टेज पे था, मतलब एक ऐसा खाली डॉट था बस। ये डॉट इतना ही उसके अंदर ट्यूमर बना था जब उसकी सर्जरी हो गई थी, समझे। और इसके लिए उसका कैंसर हमेशा के लिए क्या हो गया, खत्म हुआ। लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है वो, इट विल रिवर्ट बैक, लेकिन उसको रिवर्ट करने के लिए भी बहुत साल लग जाएगा। हम कब मेडिकल चेकअप कराते हैं, जब हमारी हालत एकदम खराब हो जाती है, जब खटिया पे पड़ जाते हैं ना, तब लगता है डॉक्टर बुला दो नहीं तो शायद मर जाऊंगा मैं, ठीक है, तब हम मेडिकल चेकअप कराते हैं। ऐसा नहीं होता है, अगर आप सही समय पे इलाज करवा लो तो कोई भी बीमारी को आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप हरा ना पाओ, ठीक है, वेदर इट इज कैंसर, वेदर इट इज एचआईवी, वेदर इट इज एनी डिजीज। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है कि पैथोलॉजी जो होता है ना, पैथोफिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस के लिए क्या क्या सैंपल लिया जाता है बताओ, अगर डायग्नोसिस करना हो मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो सैंपल के नाम पे आप सीरम निकाल सकते हो, ठीक है। यू कैन गो फॉर पैथोफिजियोलॉजी में सीरम ले लो, या तो आप क्या कर सकते यूरिन। हो, यूरिन एनालिसिस। एक बात मान के चलना, कहते हैं ना इंसान के शरीर में कितनी बीमारी है ना, वो खाली उसका यूरिन और ब्लड, दो चीज देख के बताई जा सकती है। कुछ मत देखो, खाली उसका ब्लड का पूरा प्रोफाइल निकाल लो, ठीक है, और उसके यूरिन का एनालिसिस कर लो, उससे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जो है इसको कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ब्लड सीरम और यूरिन से जेनेटिक बीमारियां नहीं पता चलेंगी, बात समझ में आ रहा है। अगर किसी को जेनेटिक बीमारी है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिजीज, क्योंकि ब्लड में कैसे मालूम पड़ेगा, यूरिन में कैसे मालूम पड़ेगा, दैट इज व्हाट इट सेज। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, बेसिकली आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करोगे, सो फॉर ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम क्या करते हैं, हम जो है इस्तेमाल क्या करेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी को जब आप करते हो ना, तो इसमें अपने ही बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एक तो पीसीआर का इस्तेमाल कर लो, जिसको हम सब क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका 3 स्टेप क्या क्या था जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, व्हाट वर द 3 स्टेप्स, बताइए क्या 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था, हीट डीनेचुरेशन था, जहाँ पे आप डीएनए को तोड़ देते थे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कर दिए थे। उसके बाद हमने जैसा उसमें क्या किया था, प्राइमर ऐड किया था, एनिलिंग। दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग प्राइमर ऐड किए थे, फॉरवर्ड रिवर्स टेम्परेचर कम करके। फिर उसके बाद क्या किए थे, उसमें एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज लगा था, क्या नाम था उसका, पॉलीमरेज था जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, तो पीसीआर हो गया, ठीक है। एलाइजा एक टेक्निक है, एलाइजा का फुल फॉर्म हम बाद में देखेंगे जब एलाइजा पढ़ेंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है, ये टेक्निक को आप यूज करते हो फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये दो मेजर ऐसे है ना कि कोई भी डिजीज को डिटेक्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि एलाइजा को ना एड्स जब डिटेक्ट करना रहता है ना, एड्स, जैसे कोई इंसान आ गया पूछने के लिए मेरे को एचआईवी है या नहीं है, तो एचआईवी टेस्टिंग में एलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है। एलाइजा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अभी तो पीसीआर को भी रूटीनली यूज किया जा रहा है, ठीक है, टू डिटेक्ट एचआईवी सस्पेक्ट। तो याद रखना पीसीआर और एलाइजा दोनों को आप यूज कर सकते हो टू डिटेक्ट व्हाट, एचआईवी। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। पीसीआर एकदम कम से कम अमाउंट के भी डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि पीसीआर को बनाया ही इसलिए गया है। पीसीआर हैज अ वेरी फास्ट रेट ऑफ क्लोनिंग, बहुत तेजी से वो डीएनए को क्लोन करके आपके सामने देता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने देखा था कि एक साइकिल में जो मिलियंस ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं। एक बार मशीन में आपने सारे डीएनटीपीस वगैरह डाल दिए और मशीन ने रेप्लिकेट करवाना स्टार्ट कर दिया, तो मिलियंस ऑफ कॉपीज यू कैन गेट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज द वैल्यू ऑफ पीसीआर। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है इतना, नो सर। यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा इट इज लाइक यहाँ तक कि आप ये जो टेक्निक्स है पीसीआर एलाइजा वगैरह, इससे आप म्यूटेशन तक डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई अगर जीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तब आप यू कैन डिटेक्ट द म्यूटेशन आल्सो, ठीक है। इवन कैंसर के जो जी सेल्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, उनका भी जीन आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है। पीसीआर का ज्यादा यूज है, तो इसको मैं अगर ऐसे ना बनाऊं, खाली पीसीआर को ही दिखाऊं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एलाइजा भी उसके काम आता है क्या, नहीं, ये खाली पीसीआर के लिए है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पीसीआर यू कैन डिटेक्ट म्यूटेशन एंड इवन यू कैन डिटेक्ट कैंसर, यू कैन डिटेक्ट ऑल द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है तब आप इसे कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है।
अब यहाँ पर मैं आपको एलाइजा टेक्निक के बारे में समझाता हूँ। ध्यान से समझ लो कैसे किसी भी इंसान का एलाइजा डिटेक्ट होता है, मतलब एलाइजा को कैसे यूज किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है मालूम है? फुल फॉर्म जो है इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया, कोई भी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो जब टेस्टिंग करते हैं क्या डिटेक्ट करते हैं? उस वायरस को ढूंढते हैं या कुछ और ढूंढा जाता है? बताइए। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसके बॉडी, हमारे जब ब्लड निकालते हैं तो हमारे ब्लड में क्या ढूंढते हैं? टाइफाइड ढूंढते हैं, बैक्टीरिया ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? एंटीजन नहीं ढूंढेंगे, एंटीबॉडी ढूंढेंगे। काउंट ढूंढते हैं ना, काउंट ढूंढते हैं नहीं, पर ज्यादा करके ना वो क्या ढूंढते हैं मालूम है? एंटीबॉडी। क्योंकि देखो, अगर आपका शरीर में बुखार हो रहा है मतलब आपकी शरीर उससे लड़ रही है, सिंपल सा लॉजिक है। यस तो उस सर, पैथोजन के खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बना रही है, उसी से समझ में आएगा अपने को कि हमारी बॉडी लड़ रही है। लेकिन क्या है, वो एंटीबॉडीज उतने सफिशिएंट नहीं है कि उस पैथोजन को हरा पाए। पॉइंट क्लियर है? तो जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, तो जहां तक होता है मैक्सिमम टाइम जो है हम एंटीबॉडी ढूंढते हैं। तो एलाइजा जो है एक तरह से समझ लो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब एंटीजन एंटीबॉडी, तो देखो ये कैसे एलाइजा किया जाता है, और आपको ये समझ में आ जाएगा किसी भी इंसान को HIV है या नहीं। देखो, किसी भी इंसान में किसी भी पैथोजन के लिए अगर एंटीबॉडी बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उस इंसान को वो डिजीज है। उस इंसान को डिजीज है या उसके बॉडी के अंदर वो पैथोजन है, बराबर है? हाँ। तो 1971 में जब एड्स बहुत ज्यादा फैलने लगा था, लोग एकदम परेशान हो गए थे, तब जाकर के एंगुआल एंड पर्लमैन, ठीक है, ये एक, और ये वीमैन एंड स्कुर्स, ये दो 4-5 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल के एलाइजा टेक्निक को ढूंढा और बताया कि एलाइजा कैसे किया जाता है। इसमें ना सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज क्या रिक्वायर्ड है मालूम है? दे रिक्वायर अ माइक्रो टाइटर प्लेट। ठीक है, ये जो माइक्रो टाइटर प्लेट लिया जा रहा है वो है पॉलिस्टीरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। और अगर मैं इसको साइड से बनाऊं, मतलब साइड से अगर मैं प्लेट बना दूं ना, तो साइड से ऐसे ये प्लेट होते हैं, देखो इसमें छोटे छोटे वेल होते हैं, दिख रहा है ये? ऐसे बहुत सारे होते हैं ये ऐसे। अभी आप साइड से देख रहे हो तो आपको ऐसे दिखेंगे, एक्चुअली ये एक ही में होते हैं। तुम लोगों ने वो देखा है, वो जो रैप होता है जो फुटता है, फुट फुट के, बबल रैप, देखा है कि यस सर, यस सर, यस सर। ये समझ लो ऐसा ही कहानी। देखो हम ऊपर से अगर इसको देखेंगे ना, तो ये ऊपर से ही हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे गोल गोल दिख रहा है, ये है माइक्रो टाइटर प्लेट। और जब आप उसको साइड से देखते हो, मतलब ऐसे ना देख के ऐसे जब रखते हो साइड में, तो तुम्हें दिखता है इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कुएं हैं, वेल है, और इसी वेल को हम यूज करते हैं। कोई डाउट है इसमें? नो क्लियर? सर। अब हम एक वेल को बनाते यस हैं। सर। बहुत ध्यान से देखना कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे मालूम पड़ता है कि चीजें इंसान को एड्स है या नहीं है। तो सबसे पहला चीज जो है, ये एक वेल लेंगे, डालेंगे सब वेल में, लेकिन मैं आपको एक वेल का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इसमें वो एंटीजन डालेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर ए जो है क्या है? एंटीजन। किसका एंटीजन रहेगा? HIV वायरस का ना। एंटीजन इज एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वेल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये उनके पास पहले से ही रहता है, ये एंटीजन उनके पास पहले से ही पड़ा हुआ रहता है। तो क्या करते हैं, वो एंटीजन लेते हैं और उस एंटीजन को डाल देते हैं। तो एंटीजन क्या करता है मालूम है? जो माइक्रोटाइटर प्लेट है ना, उसके कुएं पे इस तरीके से बाइंड हो जाता है पहली बार। तो जैसे ही आपने चीजें ऐड कर दी, ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये चीजें ऐड कर दी, तो ये जो वेल है ना, इसमें ऐड कर दिया इन्होंने। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो है, तुम्हें पता है HIV वायरस के अंदर एक नॉब होता था ऊपर, GP120, याद है कि नहीं याद है? नो सर। HIV वायरस का स्ट्रक्चर, HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखा है नहीं आप लोगों ने? देखो
ह्यूमन हेल्थ एंड नहीं, डिजीज में किया था ना HIV वायरस वाला स्ट्रक्चर, भूल गए? भूल गए सर। जहाँ पे हमने ऐसा बनाया था, फिर उसके बाद जो है हमने अंदर एक छोटा सा DNA RNA टाइप का बना दिया था, फिर उसके ऊपर जो है हम लोगों ने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, देखो याद आया कुछ? नॉब, ये वाला ब्लू कलर वाला, इस नॉब को GP120 नॉब कहता है, ठीक है। इस नॉब के ऊपर जो है यही मेन एंटीजन है। GP120 क्या है एक्चुअल में? एंटीजन। तो आपने जो गोल गोल कोट किया ना, क्या है? ये नॉब है, ठीक है। ये समझ में आ गया? सो दिस नॉब इज नथिंग बट दिस इज GP120, और ये नॉब को आप डालने के बाद 24 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रो टाइटर प्लेट को रख दोगे, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये सब उस पर चिपक जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो है मास्किंग होती है, ये देखो, ये मास्किंग मतलब क्या होती है? कवरिंग। ये कवरिंग अगर रहेगा ना, तो ये वायरस कभी किसी से बाइंड नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ये क्लियर हो गया? सो देयर इज अ मास्किंग ऑन दिस GP120। और HIV में सबको पता है कि हमारा WBC कमजोर पड़ता है, तो यहाँ पे ये जो मास्किंग होती है, ये मास्किंग किसके साथ करता है मालूम है? हेल्पर टी सेल, मालूम है? यस हेल्पर सर। टी सेल। तो हेल्पर टी यस सर। सेल के पास भी ये रिसेप्टर्स होते हैं, देखो ऐसे। तो एक्चुअल में इसको मैच करने के लिए ना, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि इसका जो मास्किंग है वो निकले, और जब ये मास्किंग निकलेगी तब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर है? और जैसे ही ये इंटरैक्ट किया, अभी ये जो हम हेल्पर टी सेल के ऊपर जो नॉब बना रहे हैं, ये कौन से नॉब है? तो इनको CD4 नॉब कहते हैं। अगर याद हो, मैंने आपको बताया था हेल्पर टी सेल को CD4 सेल्स भी कहते हैं। यस सर। ये हेल्पर टी सेल के नॉब से HIV वायरस मैच करता है। जैसे ही मैच हो गया ना, ये क्या करता है? अपना DNA इसके अंदर डाल देता है। तुमने वीडियो देखा था जहाँ पे HIV वायरस कैसे दोस्त बन के अंदर आता है और पूरा जो यस सर। है यस सर। इसके अंदर, हाँ, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर GP120 को मास्क कर दिया जाए, ग्रीन कलर से कवरिंग से ढक दिया जाए, तो कभी भी हेल्पर सेल में नहीं आएगा। लेकिन अगर अनमास्किंग होगी तो हमारे अंदर क्या होता है? वो एंटर आता है। लेकिन जैसे ही अंदर आ गया ना, फिर से मास्किंग कर लेता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो माइक्रोटाइटर प्लेट में आपने GP120 को एज इट इज रख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं है, आप जो है सिलेक्ट करोगे, क्या मालूम है? सीरम। ए वाला तो हो गया, बी वाले पार्ट में क्या करोगे? सीरम लोगे। अब सीरम कहाँ से निकालोगे? जो पेशेंट ब्लड चेक करना आया है उसके ब्लड से निकालोगे ना, सीरम निकालोगे आप। तो हम यस ये सर। कहते हैं पार्ट 2 में, सीरम ऑफ HIV पेशेंट। सीरम क्या होता है मालूम है सबको? क्या होता है सीरम, बताओ? सर कर दो, ठीक है। अगेन 24 डिग्री सेल्सियस पे रख दो। कितने मिनट के लिए रख दोगे? 30 मिनट्स के लिए। क्लियर हो गया इतना? तो आपने बेसिकली लॉजिक यही है कि आपको ये करनी है, ठीक है। अब आप जो है ये देखो यहाँ पर, अब इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर स्टेप नंबर 2 करके क्या डाल दिया? सीरम। अब मुझे बताओ, देखो इसके अंदर एंटीजन है, हमने पहले ही डाला है, सीरम डाल दिया 24 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए। अब कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि अगर उस इंसान के ब्लड में बेसिकली वो सीरम, अगर एंटीबॉडी हुआ फॉर दिस एंटीजन, तब ये क्या करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो अगर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहानी ये है, इंक्यूबेट कर दिया, इफ एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है, उसके सीरम में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या होगा? बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड करते ही क्या बन जाएगा? बाइंड्स एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको, चलो ब्लू कलर से ले लेते हैं। देखो ये एंटीबॉडी है, दिख रहा है? ये इसकी बाइंडिंग हो गई। यस सर। अगर उस इंसान के अंदर HIV वायरस नहीं होता तो उसकी बॉडी कभी उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी नहीं बनाती, तो सीरम से एंटीबॉडी इस पे बाइंड भी नहीं होता। कोई डाउट है इसमें? समझ नो में आ सर। गया बात? ये क्लियर हो गया? ये यस सर। अब जो है आपने कर लिया, फिर आपको करना क्या मालूम है? एक्सेस सीरम को धो के निकाल दो।
ठीक है, एक्सेस सीरम इज वॉश्ड ऑफ। आपने एक बार इसको धोखे लिखा, पर अभी कुछ दिखने वाला नहीं है आपको। अब इसके अंदर जो है आप क्या करोगे, बेसिकली आप एक एंजाइम का इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और फिर इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो ये ले लिया, ये देखो ये। हाँ, अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड वन एंजाइम। अब जो एंजाइम हम ऐड करेंगे उस एंजाइम का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्लियर है? अब ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ना, इसकी अपनी कहानी है। ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर कोई भी रहेगा तो उससे रिएक्ट करता है। समझ में आ गया बात? दिस एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज विल रिएक्ट विद ओनली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम डालने के बाद आप इसको छोड़ दोगे 24 डिग्री सेल्सियस पे, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए। और जब आप छोड़ देते हो, ध्यान से समझना, जब आप छोड़ देते हो तो बेसिकली अब यहाँ पे ये एंजाइम भी बना देते हैं। चलो ये देखो, ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसके साथ बाइंड हो जाएगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है तो ही ये एंजाइम इससे बाइंड होता है। तो दिस इज नथिंग बट द एंजाइम। और एक बार ये एंजाइम इसके साथ बाइंड हो गया, इसके बाद क्या, तो देखो यहाँ पे अभी तीन चीज बन गया ना, एंटीबॉडी बना, एंटीजन बना, कॉम्प्लेक्स हुआ और एंजाइम। अगर एंजाइम आया तो ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इन शॉर्ट एंटीजन एंटीबॉडी प्लस एंजाइम अगर आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा ना। सो इट इज गोइंग टू शो व्हाट, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है इतना? यस और सर। जब कलर कॉम्प्लेक्स होगा तब आप इस कलर को इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए, तब आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रो मतलब लाइट होता है, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम है, फोटो लाइट है, मीटर मेजर करने वाला डिवाइस है। तो वो कलर चेंज, कलर को पहचानता है और वो हिसाब से रिएक्ट करता है। या तो आप चाहो तो एक और टेक्निक का यूज कर सकते हो। कौन सी टेक्निक है वो? ऑटो रेडियोग्राफी। देखो, अगर जरा भी कलर रहेगा ना, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम कैसे करता है, जैसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर इस टेस्ट ट्यूब में जरा सा भी कलर रहेगा, जरा सा भी, तो वो मशीन डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके उसकी रीडिंग देता है। तो हमें समझ में आता है कितना परसेंटेज में वो कलर है और उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं होगा ना, सफेद पानी होगा, तो लाइट आर पार निकल जाएगा। सो विद दिस चेंज इन द कलर आप ये पहचान सकते हो कि सामने वाले इंसान को एचआईवी है या नहीं है। समझ में आई बात? अगर कोई कलर चेंज नहीं आया मतलब उसके सीरम में क्या नहीं था, वो एंटीबॉडी जब था ही नहीं तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इसलिए रिएक्ट नहीं हुआ। इस तरीके से हम एलाइजा टेस्टिंग करते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो देखो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया होगा लास्ट पैराग्राफ में, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। वो थोड़ा सा अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, हमने 50 बार बोल दिए हैं यार, जरा बताओ इसका मतलब। ट्रांस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस? पर नहीं पता है तो ना बोल दो, टाइम बचेगा। जेनिक का मतलब होता है जीन। जैसे आपने केमिस्ट्री में सिस और ट्रांस रिएक्शन पढ़ा होगा, सिस जो है बाजू बाजू वाले में, ट्रांस जो है क्रॉस में चलता है ना। यस सर। तो वैसे ही किसी और इंसान का या किसी और एनिमल का जीन आपके बॉडी में डाल दिया जाए तो बेसिकली वो क्या बन जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें रैट आता है, रैबिट आता है, ठीक है, वी हैव रैट, वी हैव रैबिट, वी हैव पिग्स, वी हैव शीप, वी हैव काव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फिश को भी हमने बनाया हुआ है। तुम्हें पता है ट्रांसजेनिक मंकी एक बनाई गई थी। उस ट्रांसजेनिक मंकी का खास बात यह था कि वो ग्लो करता था, जैसे नियॉन लाइट नहीं होता, तो मंकी में खासियत थी, अंधेरे में चमकता था, तो उनको दिख जाता था साइंटिस्ट को ये वहां पर है। सबसे बड़ी बात, चूहे को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये इनकी जनरेशन टाइम बहुत छोटी होती है। दूसरा, एक तो छोटा जगह है, टेंशन वाली बात नहीं है। सुपर ओव्यूलेटेड माउस एक बार में 40 अंडे दे सकते हैं। 40 eggs she can produce if she is under menstruation। मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इनमें, स्ट्रेस साइकिल चलेगा, ठीक है। फिर एक बार में एक चूहा कितना बच्चा दे सकता है, अंदाजा लगाओ।
20 ऑफ स्प्रिंग्स देगा, और इनमें रीइम्प्लांटेशन बहुत इजी होता है, इसलिए चूहे पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इतना रीजन व्हाई वी यूज माइस फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। Yes. पहले Yes. जो है ना मंकीज और चिंपैंजीज और ओरांगुटान्स पे ये होते थे ऑपरेशन, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ हो गया, वो एक साइंटिस्ट के साथ हादसा हो गया, तब से फिर उन्होंने बंद कर दिया, बोला इतने बड़े जानवर को हम संभाल नहीं पाएंगे, इनके ऊपर रिएक्शन नहीं किया जा सकता। समझे? तुमने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा था क्या? बहुत बहुत पुराना आर्टिकल है। ट्रांसजेनिक एनिमल चूहे को क्यों यूज किया जाता है? लॉजिक क्लियर हो गया ना सबको? यू कैन स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे कोई एनिमल हो, नॉर्मल एक काव ले लो और उस काव में थोड़ा सा जेनेटिक चेंजेस कर दो, तो नॉर्मल काव और उस जेनेटिकली चेंजेस काव को भी आप साथ में रखो और दोनों के बिहेवियर में आप डिफरेंस पढ़ो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, पता है आपको? नहीं इंसुलिन सर। लाइक ग्रोथ फैक्टर मतलब ये ग्रोथ फैक्टर ही है जो क्या करता है, हाइट वगैरह बढ़ाने के काम में आएगा, लेकिन वो किसके जैसा है? इट इज समवॉट लाइक इंसुलिन। सो देखो यहाँ पे दिया होगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल जब आप बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसके जीन को मैनिपुलेट किया है, जो जीन के पार्ट को आपने चेंज किया है वो जीन का फंक्शनिंग तो रुक जाता है, तो उस वजह से उस एनिमल में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा फॉर श्योर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, लेकिन वो डिफरेंस दिखने से एनिमल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो देखो पहला पॉइंट जो कह रहे हैं एनसीईआरटी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, व्हाट इट सेज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड to allow the study of how the genes are regulated, पहली बात, and how they affect the normal functioning of the body and its development. For example, study of complex factors involved in growth, like such as insulin like growth factor. तो अगर आपको growth पढ़ना है तब आप ये चीजों को कर लो, by introducing gene from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that results, information is obtained, biological role of the factor in the body. अब देखो ये इतनी बड़ी कहानी को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपने मान लो एक जीन ले लिया, किसका जीन ले लिया? इंसुलिन का। कोई एक नॉर्मल सा इंसान है जिसका पैनक्रियास फेल हो गया, क्लियर है इतना? So this is the pancreas now. These pancreas have failed. Now since pancreas have failed, तो अगर आप ये इंसुलिन का जीन इसके पैनक्रियास में डाल दो और इसके पैनक्रियास को फिर से एक्टिवेट कर दो, तो क्या उस इंसान को फिर एडिशनल इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन की? सर जीन में इंसुलिन डालना? इंसुलिन, जीन जो इंसुलिन बना रहा है उस जीन को आप पैनक्रियास में फिर से डाल के सेल डिवीजन करवा के फिर से उसके पैनक्रियास के सारे सेल्स को एक्टिव और फंक्शनल कर देते हो आप। ओके समझ सर। में आया बात क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। तो ये पैटर्न अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, मतलब हम इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, नो डाउट ह्यूमन इंसुलिन है, बट ऐसा कुछ करो कि नेचुरली बनने लगे। आप लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा, लिवर ट्रांसप्लांट सुना है, कभी पैनक्रियास ट्रांसप्लांट सुना है? नो सर। नो हाँ, सर। तो साइंटिस्ट इस पे वर्कआउट कर रहा है कि कुछ ऐसा जेनेटिक चेंजेस करो जिससे पैनक्रियास जो है एक्टिव हो जाए फिर से, और एक्टिव पैनक्रियास को हम फिर से चाहे तो ऑपरेट करके नया बैठा सके, तो इंसान को कभी लाइफ में डायबिटीज होगा नहीं। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ये वाला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। देखो कोई भी इंसान, जैसे भी आपने कहा था, अपनी बॉडी को कभी नहीं देगा रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए, वगैरह खराब हो जाते हैं। तो एक्चुअली एक एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अगर आपके बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मली बन रहा है तब आपको एम्फाइजीमा होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अगर आपके बॉडी में नहीं बन रहा है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करो। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। यू टेक ट्रांसजेनिक एनिमल और उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर आप क्या करो, ये एम्फाइजीमा बीमारी क्रिएट करवाओ। ठीक है, क्रिएट करने के बाद उसकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडीज। यस और सर। उसकी एंटीबॉडीज को या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाएगी समझो। तो वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को आप उसको एनिमल की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके इंसान को दोगे एज इंजेक्शन। समझ में आया क्या बोला?
तो ट्रांसजेनिक एनिमल में एम्फाइजीमा हुआ, तो इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट एज बायोरिएक्टर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बायोरिएक्टर्स की तरह यूज कर रहे हो, और जब वो चला गया एम्फाइजीमा का जीन बेसिकली इस एनिमल के अंदर, तब ये क्या बनाना स्टार्ट करता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दैट इज नथिंग बट दी प्रोटीन। और यही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को आप यूज करते हो फॉर द पेशेंट्स, यू नो, और उसका एम्फाइजीमा को ट्रीट करते हो। समझ में आया बात? क्लियर है इतना? Yes, sir. पीकेयू नाम की एक बीमारी है, इसे हमने पहले भी किया हुआ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। Yes, sir. फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ, तो बेसिकली फिनाइल कीटोन्यूरिया है जो हम यू पढ़ते हैं। तो इसको भी आप जो है किसी एनिमल के अंदर ही इसके लिए एंजाइम बनवाओगे, एक्सट्रैक्ट करोगे और ह्यूमंस को दोगे। इवन यू नो 1997 में सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी। The first transgenic cow that was ever made was in 1997. और इस ट्रांसजेनिक काउ का नाम उन्होंने क्या दिया था मालूम है? इट वॉज कॉल्ड एज रोजी। और रोजी की खास बात क्या थी मालूम है? कोई अगर एक नॉर्मल गाय है, ठीक है, नॉर्मल गाय मान लो अगर वो 1 से 2 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, ठीक है, इन पर लीटर ऑफ मिल्क, तो रोजी में खास बात ये थी कि ट्रांसजेनिक होने की वजह से वो 1 से 2 नहीं, 2 से 4 ग्राम प्रोटीन देती थी अपने मिल्क में। इन शॉर्ट द प्रोटीन वैल्यू गॉट इंक्रीज्ड। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? तो इस तरीके से रोजी को जो है सबसे पहला बनाया गया। और रोजी जो प्रोटीन बना रही थी ना, सबसे मजेदार बात, देखो प्रोटीन की तो वैल्यू आपने बढ़ा दी, नो डाउट, लेकिन रोजी के अंदर जो प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। जैसे जब हम अपने मम्मी से ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बचपन में, तो उनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है ना, अल्फा लैक्टल्बुमिन करके, ठीक है, अल्फा लैक्टल्बुमिन। और ये प्रोटीन जो है सिर्फ मदर के मिल्क में मिलता है, वो भी ह्यूमंस के। तो इन्होंने जब उसकी ट्रांसजेनिक एनिमल जो रोजी है उसको बनाई, तो रोजी के अंदर उनको क्या मिला? अल्फा लैक्टल्बुमिन मिला, जो ज्यादा करके बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट था। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, देखो उसको गाय का दूध या भैंस का दूध कुछ भी नहीं पिलाते, बराबर है कि नहीं? उसको सिर्फ मम्मी का दूध दिया Yes, जाता है, sir. क्योंकि जो प्रोटीन्स काऊ के मिल्क में है या बफेलो के मिल्क में है, वो प्रोटीन बहुत हार्ड होता है उस बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए। इसी के लिए देखो पहले जो है 2 हफ्ते 6 हफ्ते खाली वो मम्मी का दूध पीता, बाकी कुछ नहीं पीता। लेकिन अब कल तो ये हिसाब से ये जो अल्फा लैक्टल्बुमिन है ना, ये प्रोटीन की वजह से बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज फॉर ह्यूमन बेबीज। अब जो है ना मार्केट में देखो लैक्टोजेन 1, लैक्टोजेन 2, लैक्टोजेन 3 ऐसे नाम के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मतलब कुछ माँ ऐसी होती है जो मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं पैदा हुए होते, उनमें डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, सीजेरियन से पैदा होता है। तो वैसे कंडीशन में मदर को जो नेचुरली मिल्क आना चाहिए ना, वो नहीं आता है। तो उस वक्त जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या करते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन दोज मार्केट प्रोडक्ट्स। और उन अल्फा जो लैक्टोजेन वगैरह बिकता है ना, उसमें यही अल्फा लैक्टल्बुमिन होता है, जो रोजी काउज जैसे बहुत सारे काउ बनाने के बाद एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके। जो अपना नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है वो है वैक्सीन सेफ्टी। देखो कोई भी वैक्सीन जो है बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग जरूरी है, तभी तो मालूम पड़ेगा वैक्सीन कितनी सेफ है, ठीक है। तो टेस्टिंग की जाती है। अब किसके ऊपर टेस्टिंग करोगे? तो डेफिनेटली टेस्टिंग माइस के ऊपर, एनिमल। माइस के ऊपर ज्यादा करके माइस पे करते हैं, वही एनिमल ही है। और उसके बाद जब वो माइस पे सक्सेसफुल हो जाता है, तब उसका हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम बढ़ा के किसको दे देते हैं? ह्यूमंस को दे देते हैं। समझ में आई बात? एक जनरल एग्जांपल वैक्सीन का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पोलियो। अभी ना पोलियो पहले बहुत था, अभी नहीं। अभी आप रेयरली ऐसा कोई पाओगे जो पोलियो से सफर कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि उसने 100% पोलियो को पूरे इंडिया से इरेडिकेट कर दिया है। लेकिन क्या होता है, दूर दराज गाँव में जहाँ पे लोग पोलियो का ड्रॉप्स नहीं लेते ना, बोलते हैं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमें पोलियो ड्रॉप नहीं चाहिए और सब नहीं चाहिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और इसलिए उनके बच्चे पोलियो से सफर करते हैं। बट इफ यू टेक पोलियो वैक्सीन ऑन टाइम, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। कोई डाउट है इसमें? केमिकल
सेफ्टी टेस्टिंग। अभी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मतलब क्या होता है बताइए? आप लोगों ने दो मेडिसिन का नाम सुना होगा, एक जेनेरिक मेडिसिन होती है, ठीक है, और दूसरी एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है, बराबर है कि नहीं? जेनेरिक मेडिसिन का दाम कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। मतलब एक मान के चलो जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो अगर 1000 रुपए की होगी ना, तो वही केमिकल फॉर्मुलेशन वही सब चीज का जेनेरिक मेडिसिन का दाम 200 रुपया होगा। सोचो क्या डिफरेंस रहा होगा जो 1000 रुपए की चीज जेनेरिक मेडिसिन 2 रुपए में बेच रहा है। जेनेरिक मेडिसिन में क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होती, मतलब जो बोलते हैं ना एक ट्रायल जिसे हम करते हैं, ट्रायल नहीं होता। समझ में आ रही बात? डिफरेंस क्या है? यस सर। वो 1000 लोगों पे भी ट्राई कर लिया, हाँ चलो ठीक है जाओ। तो क्या होता है, लाख लोगों पे ट्रायल करने में और 1000 लोग में ट्रायल करने में बहुत फर्क है। जीईएसी क्या है? ये है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आपने कोई भी एक मान लो ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिया ये, ठीक है, अब इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप मार्केट में तब तक नहीं ला सकते जब तक कि आपको ये कमिटी जो है अप्रूवल ना दे दे, समझे? सो यू मेक एनीथिंग ट्रांसजेनिक, चाहे राइस बनाओ, व्हीट बनाओ, मैंगो बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप पहले इस कंपनी से सर्टिफिकेट लेकर के आओगे, ये फाइनल सर्टिफिकेट देगा, एंड देन ओनली इट कैन बी लॉन्च इन द मार्केट विद वैलिड जीएम रिसर्च। मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वो कमेटी है जो आपके रिसर्च को पूरी तरह से चेक करती है। मान लो मैंने एक एनिमल बना दिया, मतलब एक कुत्ता बनाया जो म्याऊ म्याऊ करता है, और एक बिल्ली बना दी जो भाव भाव करती है, तो ये बिल्ली और कुत्ता चलो तो जब तक मेरे लैब में है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये नेचर में जाने के बाद जब ये कुत्ता रोड पे निकलेगा और म्याऊ म्याऊ करेगा, तो बाकी जानवरों का रिएक्शन कैसा होगा? समझ रहे हो पॉइंट को? ऐसा नहीं कि म्याऊ म्याऊ कर रहा है पर घूम कुत्तों के साथ रहा है तो सारे कुत्ते इस पे अटैक कर देंगे, तो दिख तो हमारे जैसा रहा है, बोल दुश्मन जैसा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो एथिकल इश्यूज क्या होता है मालूम है? जैसे हमारे यहाँ पे एक जैन जैन है, जैन लोगों का क्या, जैन जानते हो ना, एक कम्युनिटी है कि जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, ह्यूमैनिटी खिलाफ भी नहीं एक्चुअली, ह्यूमन रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। जैसे काऊ जो है, पहले देखो काऊ से जो है इंसुलिन निकाला जाता था, तो काऊ को मार के काट के उसका पेंक्रियाज निकाल के निचोड़ के, तो हिंदूज जो है वो उनकी अलग ही नोटंकी बनी पड़ी है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ऐसे सबको माँ बाप बनाते फिरते हैं, ठीक है, तो एक अलग नोटंकी है, बट ठीक है चलो उनकी भी अपनी माननी है। लेकिन जब तुम्हारी जान बच रही है किसी के एक्सट्रैक्ट से, तो तुम अपनी जान नहीं बचाओगे? क्या बोलते हो, बचाओगे या नहीं बचाओगे? बचाएंगे। डेफिनेटली एवरीवन इज गोइंग टू डू। सी देखो मैं एक ही चीज जानता हूँ दोस्त, इस दुनिया में अगर हम सबसे ज्यादा प्यार किसी को करते हैं तो किसको करते हैं मालूम है? अपने जान को।